वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, ये हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं BEGC 102 का। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, सेकंड वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल ऑफ ऑडिपस, फेट और ऑडिपस हिमसेल्फ। डिस्कस कि जो ऑडिपस की जो डाउनफॉल था उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसका भाग्य या वो खुद, इस पे हमें बताना है। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि द डाउनफॉल ऑफ ऑडिपस इज ड्रिवन बाय एन इनस्केपेबल इंटरप्ले बिटवीन डिवाइन फेट and his own free will. Okay. While the gods predetermined his destiny, Oedipus actively accelerated his ruin through his own stubborn actions, constant rash decisions, and relentless pursuit of the truth. This debate is always over who is truly responsible for his tragedy remain one of the central theme of this Sophocles masterpiece, that is Oedipus. Okay, so ये हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में लिख देंगे हम। देन जो पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं अबाउट फेट और हिमसेल्फ के बारे में, मतलब ओडिपस के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे पहले तो। सो द आर्ग्यूमेंट फॉर फेट के बारे में हम बात करेंगे। मैनी आर्ग्यूज दैट ओडिपस इज़ मेयरली अ ट्रेजिक पॉन इन अ लार्जर कॉस्मिक प्लान। तो इसका अगर हम फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, द ओरेकल्स प्रोफेसी लॉन्ग बिफोर ही वॉज बोर्न। अगर हम उसके थोड़ा सा पीछे जाके देखें उसकी कहानी के बारे में, सो अपोलियो prophesied that Oedipus would murder his father and marry his mother. ठीक है। तो जो प्रोफेसी के बारे में अगर हम बात करें, प्रोफेसी के बारे में, द ओरेकल्स प्रोफेसी, सो लॉन्ग बिफोर ही वॉज बोर्न अपोलियो प्रोफेसिड दैट ओडिपस वुड मर्डर हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। ये उसके बारे में उन्होंने बोला था। एंड देन सेकंड है नो वे आउट। नो वे आउट में आप बताएंगे कि एवरी एक्शन जो ओडिपस ने लिया था टू अवॉइड हिज फेट एक्चुअली फोर्स्ड हिम क्लोजर टू इट। व्हेन ही फ्लेड Corinth, thinking Polybus or Merope were his true parents, he walked directly into the hands of his biological parents in Thebes. ठीक है। सो नो वे आउट के बारे में आप बता देंगे, दो पॉइंट आप बना देना इसके। फिर हम बात करते हैं उसके बारे में, उसकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में एक हेडिंग बना लेते हैं, फ्री विल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Alternatively, जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं एंड देयर लिटरेरी क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट ओडिपस ओन फ्लॉड चॉइसेस एक्टिवली फुलफिल द प्रोफेसी। अब इसी में आप जो पॉइंट्स बनाएंगे उसमें फर्स्ट पॉइंट होगा हब्रिज के बारे में। तो दैट वाज ड्रिवन बाय एक्सेसिव प्राइड, ठीक है, एंड ही एरोगेंटली बिलीव्ड दैट ही कुड आउटस्मार्ट द गॉड्स विल। ठीक है। इम्पल्सिवनेस में आप क्या बताएंगे, उसकी जो स्टबर्न टेम्पर था, हिज स्टबर्न टेम्पर लेड हिम टू किल लोइस एट द क्रॉस रोड ओवर अ माइनर डिस्प्यूट एंड हेस्टिली मैरी जोकास्टा। इम्पल्सिवनेस उसका जो बेसिकली उसके स्वभाव के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताना है। हब्रिस उसका इम्पल्सिवनेस होना, और रेलेंटलेसनेस स्टबर्ननेस। Even when warned by Tresia to drop his investigation, his determination to find the truth, regardless of the consequences, sealed his own doom. Okay, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ है डिटर्मिनेशन टू अनकवर द ट्रूथ। Even when advised to stop investigating, he insisting to pursuing the fact about his identity and the murder of Lois, and he kills a stranger at a crossroad in anger, not even knowing that the man was his father Lois.
तो जो भी था, जो अनकवर द ट्रुथ के लिए जो डिटर्मिनेशन उसका था, उसको भी आप बता देंगे। तो ये चीज़ें ना उसके जो फ्री विल के बारे में यहाँ पे डिसाइड करते हैं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अ बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हेडिंग बन जाएगी हमारी। तो इसमें आप बता देंगे कि मोस्ट जो लिटरेरी क्रिटिक्स रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर व्यू ओडिपस एज ए ट्रेजिक हीरो, उसको एक ट्रेजिक हीरो की तरह देखते हैं, हुज डाउनफॉल रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेट एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Fate sets the conditions of his tragedy, while his character, especially his pride, जो ego आ गया था, pride आ गया था, temper, and his relentless search for truth, these things drives the events that led to his ruin. ओके, सो ये बैलेंस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख देना आप। फिर कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में आप बताएंगे कि ओडिपस फॉल कैन नॉट बी ब्लेम्ड एंटायरली ऑन ईदर फेट और हिमसेल्फ। ठीक है, फेट डिटरमाइंस द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ हिज डेस्टिनी, बट ओडिपस इज ओन डिसीजन, जो उसने खुद लिए थे, जो उसके अपने डिसीजन थे, एंड फ्लॉज प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउ दैट डेस्टिनी अनफोल्ड्स। Sophocles presents a complex tragedy in which human freedom and divine presentation are inseparably linked. बस इतना सा आप इसमें लिख देना। ओके, तो ओडिपस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। इसके बारे में आपसे अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, या तो खाली उसके फेट के बारे में भी बात की जा सकती है। ठीक है, कि जो फेट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था, भाग्य उसका, या फिर दोनों को, जैसे यहाँ पे दोनों के बारे में पूछ लिया गया है। या इसके अलावा ओडिपस जो है, इसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशन रहा होगा, वो सब आपसे किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ओडिपस पढ़ के जाना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आता है अबाउट हेक्टर और एचिल्स पे। सो क्वेश्चन बनेगा आपका, वुड यू एग्री दैट बोथ हेक्टर एंड एचिल्स हैव क्लेम फॉर बीइंग द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एपिक, गिव अ रीजन्ड आंसर। ये इलियाड से है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। हमेशा की तरह हम अपना इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो में बताएंगे कि येस, बोथ Achilles and Hector have strong claim to being the protagonist of Homer's The Iliad. Okay, their dual significances creates the central tension of the epic and split between an internal character arc and an external heroic tragedy. इतना सा बताएंगे बस। ठीक है, अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम हेक्टर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, द केस ऑफ हेक्टर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे। चलिए एक एक करके लेते हैं। द केस ऑफ हेक्टर के बारे में फर्स्ट पॉइंट बनेगा द सिंपैथेटिक हीरो। सिंपैथेटिक हीरो में लिखेंगे कि हेक्टर सर्व्स एज द इमोशनल और मोरल एंकर फॉर द ऑडियंस, अनलाइक एचिलिस जो है हु फाइट्स फॉर पर्सनल ऑनर। हेक्टर फाइट्स आउट फॉर ड्यूटी, लव फॉर हिज फैमिली एंड द डिफेंस ऑफ हिज होमलैंड। ठीक है, सिंपैथेटिक हीरो में इतना सारा लिख देंगे आप। देन स्ट्रक्चर फॉइल। Hector's actions provide the necessary friction to move the plot forward. His slaying of Patroclus is the definitive turning point of the epic and forcing Achilles back into the war. तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉइल के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे। देन ट्रेजिक विक्टिम। He represents the tragic fate of Troy. याद है ना ये सब। His downfall mirrors the inevitable doom of his city and making him the ultimate sacrificial figure of the narrative. That's it. 3 पॉइंट आप लिख देंगे। एक और लिखते हैं।
एक या दो और बनाते हैं, ठीक। हिज स्ट्रगल इज डीपली ह्यूमन, अनलाइक एचलिस हु इज़ नियरली सुपर ह्यूमन। हेक्टर जो है ही फाइट्स डिस्पाइट नोविंग द ओड्स अगेंस्ट हिम एंड मेकिंग हिम रिलेटेबल और एडमायरेबल। तो ये सब ह्यूमंस की ही क्वालिटीज़ होती हैं। एक और लिख देते हैं, ही रिसीव्स एक्सटेंसिव अटेंशन। सम ऑफ द मोस्ट मूविंग सीन्स, जो जितने भी एपिक में जो मूविंग सीन है, दो ऑल वर फोकस्ड ऑन हिम, सच एज हिज फेयरवेल टू हिज वाइफ्स एंड्रोमेसी एंड सन। तो जितने भी अटेंशन वाले सीन थे सब उसी के ऊपर होते थे, ठीक है। ये हो गए हेक्टर के बारे में। अब बात कर लेते हैं एचलिस के बारे में। वाई एचलिस इज़ द प्रोटोगोनिस्ट, चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम, इसी का सब पॉइंट है द एपिक सेंटर ऑन हिज रेथ, ठीक है। द ओपनिंग लाइन्स अनाउंसेस दैट द पोएम्स सब्जेक्ट इज एचलिस एंगर एंड हिज कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। इतना सा हम इसे बता देंगे। मेन प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड हिम, जो पोएम है उसका जो मेन प्लॉट है वो उसी के चारों तरफ जो है घूमता है। तो हिज जिसमें बताया गया है हिज क्वारल विद अगेमेम और विड्रॉल फ्रॉम बैटल, रिटर्न टू कॉम्बैट एंड रिकॉन्सिलिएशन फ्रॉम द सेंट्रल नैरेटिव एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट रिवॉल्व्स अराउंड हिम। हिज कैरेक्टर अंडरगोज डेवलपमेंट। Achilles moves from rage and pride to grief, compassion, and a deeper understanding of human suffering, especially in his meeting with Priam. Okay, next बनाते हैं poem, हम point लिखेंगे the ideological center. He embodies the ultimate existential crisis of the Homeric वर्ल्ड, ठीक है। ही मस्ट एक्टिवली चूज बिटवीन अ लॉन्ग फॉरगॉटन लाइफ और अ शॉर्ट ग्लोरियस लाइफ ऑफ एटर्नल फेम, ठीक है। एक और बना देते हैं पॉइंट इसमें, द कैरेक्टर आर्क। Achilles undergoes profound psychological or moral evolution. He transforms from a proud vengeful, ठीक है, vengeful warrior into a figure capable of deep empathy and shared humanity when he turns Hector's body of Priam, ठीक है। yes, then हम लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि while Achilles is the narrative protagonist because his emotional journey dictates the structure of the poem, और हेक्टर के बारे में बताएंगे कि हेक्टर functions as the moral protagonist. होमर जो राइटर हैं इस पोएम के, he intentionally balanced them to show that true epic tragedy requires both a destructive god-like force जो कि है Achilles है, ठीक है, and a vulnerable डीपली ह्यूमन प्रोटेक्टर जो कि है हेक्टर, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हो जाएगा। इसमें आप बता सकते हैं थोड़ा सा और भी अगर लिखना चाहो तो कि वाइल एक्िलेस इज़ द फॉर्मल प्रोटोगोनिस्ट बिकॉज द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड हिम हिज रैथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और हेक्टर फंक्शंस एज अ को सेंट्रल फिगर हुज करेज एंड ह्यूमैनिटी गिव्स द एपिक मच इज its emotional death. Therefore, Hector has a strong claim to being a secondary or even a parallel protagonist, though Achilles remains the epic's principal hero. बस इतना ही बहुत है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अक्सर आता है। Would you agree that emotion and meaning are blended together in a tragedy? Discuss with reference to Oedipus Rex. ठीक है, इमोशन और मीनिंग को किस तरह से एक ट्रेजेडी में ब्लेंड किया गया है, यूज़ किया गया है। ब्लेंड मतलब बहुत अच्छे से मतलब दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाती है, मिक्स हो जाती है, इमोशन और मीनिंग किसी ट्रेजेडी में
इसको किस तरह से ब्लेंड किया गया है, मतलब क्या बताया गया है, क्यों ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो ओडिपस के बारे में उसको रेफरेंस करते हुए आपको यहाँ पे बताना है। तो ओडिपस पे तो क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हम करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं हम इसको। इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि येस, इमोशन एंड मीनिंग आर डीपली ब्लेंडेड टुगेदर इन ओडिपस रेक्स. One of the hallmarks of great tragedy is that it does not merely evoke feelings such as fear, pity, and sorrow. Okay? It also conveys profound insights about human life, destiny, and knowledge. ठीक है? In Oedipus Rex, the emotional impact of the story and its philosophical meanings are inseparable. उनको अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, इतना सा इंट्रोडक्शन हम बताएंगे. उसके बाद इमोशन को थोड़े से इमोशन के पॉइंट लिखेंगे और कुछ पॉइंट हम मीनिंग के लिए लिखेंगे. इस प्ले में जो किस तरह से इन दोनों का यूज़ हुआ है, तो एक एक करके मैं हेडिंग बनाऊंगी और उन हेडिंग के सब हेडिंग्स बनाऊंगी. ठीक है, सो चलो देखते हैं. चलिए, इमोशन इन द प्ले. पहले हम इमोशन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पिटी. पिटी के बारे में बताएंगे. पिटी फॉर ओडिपस who suffers despite his noble intention and sincere efforts to save his people. Still, we feel pity. Fear, because of fate, suggests that human beings may be powerless before forces beyond their control. तो ये भी एक fear होता है उसका. Shock and horror. तो प्ले में किस तरह से शॉक एंड हॉरर के बारे में बताएंगे कि व्हेन द ट्रूथ ऑफ हिज बर्थ एंड एक्शंस ही इज रिवील्ड. तो उसके लिए एक शॉकिंग चीज़ भी होती है और कहीं ना कहीं वो हॉरर फील भी कर रहा होता है. कंपैशन के लिए एज ओडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ एंड एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज डीड्स. ठीक है, ये आप लिख देंगे. देन हम जो सेकंड हेडिंग बनाएंगे वो होगा मीनिंग इन द प्ले. ठीक है, अभी तो हमने ये इमोशंस की बात करी है ना, तो मीनिंग के बारे में लिख लेते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम द पावर ऑफ फेट. ओके, तो एट द सेम टाइम द प्ले एक्सप्लोर्स इम्पोर्टेंट थीम्स लाइक पावर ऑफ फेट. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट ईजिली एस्केप वॉट डेस्टिनी हैज़ डिक्रीड. ठीक है, जो डेस्टिनी ने बना दिया उससे आप ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एस्केप, नहीं भाग सकता वहाँ से. द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज. Oedipus believes that he can solve every mystery. ठीक है, yet he remains ignorant of the truth about himself. उसको लगता है कि वो सारी मिस्ट्री जो सॉल्व कर देगा, बट उसको अपने बारे में ही जो उसका एक ट्रुथ था उसके बारे में वो इग्नोरेंट रहता है. द डेंजर ऑफ प्राइड, जिसको हब्बिस भी बोलते हैं. हब्बिस. ठीक है, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस ब्लाइंड ओडिपस टू वार्निंग्स एंड एडवाइसेस. मतलब वो अपने प्राइड को लेकर इतना ज़्यादा तब प्राउड फील करता था कि जो एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था. सॉरी, तो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस जो था दैट ब्लाइंड्स ओडिपस टू वार्निंग्स और एडवाइसेस. मतलब वो वार्निंग्स और एडवाइसेस को एक तरह से इग्नोर कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सर्च फॉर ट्रूथ. ठीक है, दिस प्ले सजेस्ट दैट ट्रूथ कैन बी पेनफुल बट इज़ अल्टीमेटली नेसेसरी. ओके, तो जो सर्च था ट्रूथ के लिए ओडिपस का वो इम्पोर्टेंट था, हालांकि वो पेनफुल था, बट इट वाज नेसेसरी. ठीक है, अब इन दोनों को अभी हमने जैसे यहाँ पे इमोशन की बात कर ली, हमने मीनिंग की बात कर ली. अब इसको थोड़ा सा एक और हेडिंग बना के थोड़ा सा और इसको डिटेल में बनाने की कोशिश करते. हाउ इमोशन एंड मीनिंग्स आर यूनाइटेड. तो द मीनिंग ऑफ द प्ले emerges थ्रू इट्स इमोशनल इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आप लिखेंगे कि जब ओडिपस सफरिंग इज़ नॉट मेयरली सैड, इट इलस्ट्रेट द ट्रेजिक लिमिट्स ऑफ ह्यूमन पावर एंड अंडरस्टैंडिंग.
फिर सेकंड पॉइंट आप बताएंगे इसमें कि द ऑडियंस पिटी फॉर हिम लीड्स टू रिफ्लेक्शन ऑन द vulnerability of all human beings. Third, the fear generated by the prophecy reinforces the theme of fate's inevitability. And fourth, his self-blinding is emotionally shocking, yet it symbolizes his movement from ignorance to painful knowledge. ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे. इसके बाद द ऑडियंस डज नॉट सिंपली लर्न आइडियाज़ इंटेलेक्चुअली, दे एक्सपीरियंस देम इमोशनली. ठीक है, तो जो ऑडियंस है वो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होती है थ्रू आउट द डिस्प्ले. देन कंक्लूजन में लिखेंगे इन ऑडिपस टेक्स्ट इमोशन एंड मीनिंग्स आर इंसेपरेबल. मतलब इमोशन को और मीनिंग को अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, द इंटेंस फीलिंग ऑफ पिटी, फियर एंड सोरो experienced by the audience deepen the play's exploration of fate, knowledge or human limitation. Sophocles achieves the true purpose of tragedy by combining emotion or meanings, emotional power with profound philosophical significances and making the play both moving and meaningful. ये एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन बन गया यहाँ पे. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको मैं चलो करते हैं इसको. ठीक है, डज द पॉट ऑफ गोल्ड शेड लाइट ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ डावरी. गिव इंस्टेंस एंड जस्टिफिकेशंस टू सब्सटेंशिएट योर आंसर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पॉट ऑफ गोल्ड से इसी पेपर में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो पॉट ऑफ गोल्ड अच्छे से करके जाना. ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि ये द पॉट ऑफ गोल्ड शेड्स कंसीडरेबल लाइट ऑन द पोजीशन ऑफ वुमेन in ancient society, especially regarding the dowry system and the limited role women had in decision concerning their own life. Though through its plot and characters, this play reveals how women were often treated as dependents whose marriages were arranged and primarily for economic and social reasons. ओके, इतना सा हम वुमेन के बारे में बता देंगे यहाँ पर. देन नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे जो हेडिंग बनने वाली है, द डाउरी सिस्टम. द डाउरी सिस्टम इन द प्ले. वन ऑफ द सेंट्रल इशू इन द प्ले इज मैरिज एंड डाउरी. यही है ना, शादी और दहेज. द वेल्दी बट miserly Usilio discovers a pot of gold and becomes obsessed with protecting it. At the same time, arrangements are being made for the marriage of his daughter Phaedria. This significant example is Megador's proposal to marry Phaedria without demanding a dowry. This presented as unusual because dowries were normally accepted in marriage negotiations. Megadors even argue that demanding large dowries creates problems in households and encourages excessive concerns with wealth. His willingness to marry without a dowry highlight how deeply the dowry system was embedded in the society. जैसे हमारे इंडिया में भी हुआ करता था, आज भी है. बट अगर हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो हम पॉट ऑफ गोल्ड जो पढ़ रहे हैं, तो जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ ना कुछ सोसाइटी सेम सी ही रही हैं, चाहे वो इंडिया हो या यूरोप हो, कहीं पर भी हो. देन सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ वुमन. अभी हमने डाउरी की बात कर ली, अब वुमेन की क्या पोजीशन थी उस टाइम सोसाइटी में, उसके बारे में भी आप बताएंगे.
तो द प्ले सजेस्ट दैट वुमेन हैड लिटिल कंट्रोल ओवर देयर ओन फ्यूचर्स, मतलब उनके अपने फ्यूचर पर उनका थोड़ा सा कंट्रोल हुआ करता था। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, फेड्रिया नेवर पार्टिसिपेटेड actively in decisions about her marriage. Her father and other men make arrangements on her behalf. Okay. Then second बता सकते हैं आप हर वैल्यू, ठीक है, यहाँ वैल्यू की भी बात हो रही है। हर वैल्यू इज़ ऑफन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू मैरिज एंड फाइनेंशियल कंसिड्रेशन रादर दैन हर पर्सनल विशेज़, कि वही है शादी और जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन की बात हो रही है, बट उसकी जो पर्सनल विशेज़ हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। द मेल कैरेक्टर्स कंट्रोल प्रॉपर्टी, नेगोशिएशंस एंड फैमिली डिसीजन, दिस थिंग्स रिफ्लेक्टिंग अ पेट्राइजल सोशल स्ट्रक्चर, मतलब घर परिवार में जो भी मेन डिसीजन होते थे वो मेल ही लेते थे, पुरुष ही लेते थे। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक पुरुष प्रधान समाज, जिसको पेट्राइशल सोशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप, वो यहाँ पर दिखाया गया है। देन थर्ड पॉइंट हम बनाएंगे एविडेंस फ्रॉम फेड्रियाज सिचुएशन। जो फेड्रिया की जो सिचुएशन थी उससे कुछ एविडेंस ले सकते हैं, जिसमें बताएंगे कि फेड्रिया हैज़ बीन सेड्यूस्ड बाय लिसोनाइडस एंड इज़ प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, yet the issue is handled mainly by the male characters who negotiate a solution through marriage. फेड्रिया जो थी, she herself has almost no voice in resolving the solution, मतलब जो उसके साथ हो रहा था उसके लिए वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी। तो this demonstrates how women were often excluded from decisions that directly affected their life. Okay, फोर्थ पॉइंट है social criticism. Although the pot of gold is a comedy, ठीक है, कॉमेडी तो है, so Plautz indirectly criticize social attitudes towards money and marriage. Euclid's obsession with wealth and the discussion of dowries expose करता है the way economic concerns can overshadow genuine human relationship. Megador's criticism of dowry practices suggests that the playwright recognized some of the social problems associated with the system. अब अगर डाउरी की बात कर रही हैं तो उसमें वेल्थ की बात तो आएगी ही। तो फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे वेल्थ एज ए टूल फॉर इंडिपेंडेंस। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मैगडोर्स हु सीक्स टू मैरी फेड्रिया विदाउट अ डाउरी, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, Plautz reveal a societal anxiety about the power of dynamics of marriage. Megadors observes that a wife who brings a large dowry often becomes domineering or unreasonable and demanding luxury and respect. Coverlessly, a marriage without a dowry kept a woman in a submissive position, allowing husband absolute authority. कि जो women's दहेज नहीं लाती हैं उनके ऊपर जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी पूरी अथॉरिटी होती है, बट जो लेके आते हैं वो अपना थोड़ा सा रुतबा रखते हैं, वो अपना डिसीज़न ले सकती हैं। ठीक है, 6 है पेट्राइशल कंट्रोल। ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक हेडिंग में बना रही हूँ कि जो वुमेन की कंडीशन थी उन दिनों, तो वुमेन आर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक स्फेयर्स, their voices and opinions on their own future like marriage, these were entirely overridden by the man who controlled the household wealth. तो जो मैन होते थे जो वो पूरा हर चीज़ पे उनका कंट्रोल होता था, फैमिली पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, और जो भी जो वुमेंस के जो डिसीजन लेने होते थे उन पर भी जो मेल मेंबर होते थे उन्हीं का ही मतलब वही लेते थे, उन्हीं का राइट होता था, वुमेंस कुछ नहीं कर सकते थे अपने लिए। ठीक है, कंक्लूजन हम लिखेंगे द पॉट ऑफ गोल्ड प्रोवाइड वल्नरेबल इंसाइट इनटू द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट सोसाइटी थ्रू फेड्रियाज लैक ऑफ एजेंसी एंड द एम्फेसिस ऑन मैरिज नेगोशिएशंस एंड डाउरी। द प्ले शोज दैट वुमेन वर लार्जली सब्जेक्ट टू मेल अथॉरिटी, ठीक है, and social customs. The treatment of dowry
particularly Magador's unusual refusal to demand one highlights both the prevalence of the practice and its impact on women's lives. Thus, this play serves not only as a comedy but also a reflection on the economic and social constraints faced by women. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा और यहीं पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होती है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कर देना और हाँ, हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।